लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन है एफ आर से आर के बीच में। फंक्शन आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन साइन एक्स। एक फंक्शन जी भी है जो एक आर्बिट्री फंक्शन है, कुछ फिक्स नहीं है उसके बाद। एफ जी एक फंक्शन बनाया गया है जो दोनों का मल्टीप्लाई है। तो अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा सा एफ को अगर डायरेक्टली देखें तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वन यहां से कॉमन ले लीजिए और ये एक्स माइनस वन साइन एक्स आपके पास आता है। तो ये x माइनस वन आता है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है। ठीक है, ये तो मैंने एफ एक्स की बात की। कहीं भी किसी भी ऑप्शन में f के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, या तो g के बारे में बात हो रहा है या फिर एफ जी या जी एफ जी। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिर यहां पर एफ जी वाले फंक्शन के बारे में, दोनों का जो प्रोडक्ट है। तो ये डेटा बनता है x माइनस वन, आप यहां जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और इनटू लिखा हुआ है आपका जी एक्स के साथ। जब दो फंक्शंस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हम दोनों के अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट के बारे में तो आप पता कर सकते हैं जो मल्टीप्लाई है, लेकिन उससे इंडिविजुअल फंक्शंस के बारे में कमेंट करना, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, वो कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें जी पता ही नहीं है कि जी कैसा फंक्शन है। यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ जी एक्स के बारे में बात करें और उसकी कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा बात करना चाहें तो थोड़ा आप देखिएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि इसके बारे में कौन से पॉइंट पर पूछा जा रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। पूरे ऑप्शंस में सिर्फ हर जगह वन के बारे में पूछा गया। तो मैं वन प्लस अगर रखूंगा तो आप देखना ये पीछे वाले डेटा कैसे हैं। जी ऑफ एक्स चाहे वन पर या वन प्लस पर या वन माइनस पर, चाहे हमें अलग अलग वैल्यूज दे दे, डजेंट मैटर, लेकिन आगे हमारे x माइनस वन लिखा हुआ है। x माइनस वन वन प्लस पर इसकी वैल्यू निकाल के हमको जीरो पुट कर देगा। वहीं अगर हम वन माइनस के बारे में बात करें तो वन माइनस पर अगर आप बात करोगे तो ये वाला डेटा हमें यहाँ पर भी वही आउटपुट देगा और वन पर भी वैल्यू इसकी जीरो ही आएगी। यानी ये तो फंक्शन हमेशा f ऑफ g ऑफ x विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर तो g का कोई रोल ही नहीं है कि g कंटिन्यूअस है या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनाइट तो होगा, डोमेन सब जगह डिफाइंड है, r से r में डिफाइन किया गया है। तो ये x माइनस वन f और g का जो प्रोडक्ट वाला फंक्शन है, इसको कंटिन्यूअस तो सब जगह बना देगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ g कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, पर हमसे ना f ऑफ g के कंटिन्यूटी के बारे में कहीं पर कमेंट नहीं पूछा, हमसे पूछा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं और इसका सबसे पहले RHD निकालते हैं। RHD आप समझ गए होंगे कैसे निकलेगा। f ऑफ g ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ g ऑफ वन अपॉन एच। एक तो ये निकालेंगे और एक LHD निकालेंगे, f ऑफ g ऑफ वन माइनस एच एफ ऑफ g ऑफ वन अपॉन माइनस एच। दोनों जगह आपकी लिमिट्स लगी रहेंगी और बिल्कुल जो क्लासिक डेफिनेशन होती है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, ये तो हम देख ही चुके हैं वन पर। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास। वन पर डेटा हमको पता है कि उसका जीरो आता है, तो आप वन प्लस एच पर अगर आप रखेंगे तो ये एच आता है, वन प्लस एच का होल स्क्वायर। एक बार मैं टर्म्स को देख लूं, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है और एक्स माइनस वन है। ठीक, यही डेटा बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये डेटा बनी आपके पास कहानी ये आता है, और यहां से आप जाएंगे तो बनता है साइन ऑफ वन प्लस एच। डिवाइड में इसके एच लिखा हुआ है और यहां पर जी ऑफ वन प्लस एच आपके पास आता है। अब क्या होगा ना, इस एच से ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा और ये जो लिमिट है इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर भी सिंपल सा फंक्शन है, साइन एक्स भी, ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। एच से एच आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है और आप डेटा अगर देखना चाहेंगे तो बल्कि ये तो आपके पास ना वन प्लस साइन वन निकल के आ जाता है और जो लिमिट लगी रहती है वो जी के ऊपर लगी रहती है। समझिए। अब ऐसा ही अगर आप इसकी LHD की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये माइनस एच है, माइनस एच है, आप आगे जाएंगे वन माइनस एच का होल स्क्वायर है, साइन का डेटा है वन माइनस एच है, आपके पास यहाँ पहुँचेंगे जी ऑफ वन माइनस एच है। ये वन माइनस एच और माइनस एच तो कैंसिल हो जाएंगे
इवन दो अगर आप इस, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर आप फाइनाइट वैल्यूज निकाल रहे हैं तो आप पार्शियल लिमिट लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये 1 प्लस साइन एच साइन 1 आपके पास आ जाएगा और ये g ऑफ 1 माइनस एच। मतलब अब ये है कि ये जो फंक्शन है अगर आप देखो ये डिफरेंशिएबल अगर है तो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि इस वाले फंक्शंस की लिमिट्स कैसे आ रही है। जो g वाला जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है अब यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहें तो अब ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि g ऑफ 1 प्लस कैसा है और g ऑफ 1 माइनस कैसा है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देखिएगा अभी जो है इसने बोला कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है अगर g1 पर, तो अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया तो आप जब ये लिमिट लगाएंगे तो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा आपका दोनों सेम आ जाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस बोल दिया है, तो ये दोनों तो नंबर ही हैं और फिर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दिस इज ट्रू। इफ g इज कंटिन्यूस फंक्शन तो फिर ये दोनों वैल्यूज आपके आउटपुट सेम आ जाएंगे और आप इसको मार्क कर देंगे। इफ g is differentiable automatically means that it's a continuous function as well, तो भी ये डिफरेंशिएबल इस वाले केस में आ जाएगा। a एंड c बोथ आर करेक्ट। अब ये बात बोल रहे हैं कि f और g डिफरेंशिएबल है तो क्या हम उसकी कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बोल पाएंगे? उल्टा रिवर्स में, अगर ये किसी रीजन से यहाँ पर जब देखिए LSD और RSD हमने निकाले हुए हैं, अगर मैं इनको इक्वेट कर रहा हूँ तो क्या मैं ये कंक्लूजन यहाँ पर निकाल सकता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए? क्योंकि जिस पर ये डिपेंड करता है वो तो 1 प्लस साइन 1 है, एक फाइनाइट वैल्यू है, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है और मुझे ये बोला जाता है कि यस ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इस वाले केस में अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल इसके बारे में कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि ये इसके बराबर आएगा, लेकिन मुझे g ऑफ 1 नहीं पता अभी, मुझे अभी g ऑफ 1 नहीं पता, तो मैं इसके कंटिन्यूटी के बारे में क्लेम नहीं कर पाऊंगा कि g ऑफ 1 का क्या हो रहा है। जब हम इस f और g के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका रोल नहीं था, x माइनस 1 ने इसकी कंटिन्यूटी को पूरा हैंडल करके जीरो कर दिया। तो ये लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट हम करा देंगे क्योंकि इसको डिफरेंशिएबल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी g ऑफ 1 पर क्या आउटपुट आ रहा है उसके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके रिवर्स में इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो आंसर्स आएंगे इसके वो A और C आएंगे, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। M is a 3x3 invertible matrix with real entries and I denotes the identity matrix। और एक रिलेशन हमको गिवन है M इनवर्स का, किसके साथ? एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ M। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से इसका मतलब क्लियर है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। मैट्रिक्स में एक आइडेंटिटी है जो हमेशा वैलिड होती है, M इंटू एडजॉइंट ऑफ M डिटर्मिनेंट ऑफ M टाइम्स I। अब हमें एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट चाहिए तो हम चाहते हैं कि हम रिप्लेस कर दें M को किसके साथ? एडजॉइंट ऑफ M के साथ। तो ये काम करते हैं हम, यहाँ पर M को एडजॉइंट ऑफ M के साथ रिप्लेस करते हैं। तो ये डेटा जो हम चाहते थे वो तो बन चुका है, लेकिन आगे अभी एडजॉइंट ऑफ M और लिखा हुआ है, तो वापस से हम इसको बनाने के लिए एडजॉइंट ऑफ M के साथ M बना देते हैं ताकि एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस मैट्रिक्स में हम लेफ्ट साइड से मैट्रिक्स M का प्रोडक्ट करेंगे। ये डिटर्मिनेंट है तो इसकी वजह से मत घबराना, इसकी वैल्यू भी आप जानते होंगे, डेल्टा पावर n माइनस 1 होता है। इफ यू नो इट कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेके डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो ये कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। ऑर्डर 3 है, गिवन है, n की वैल्यू 3 है, द वैल्यू ऑफ n इज 3, स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे m इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स I एंड एडजॉइंट ऑफ m, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर इंटू m। ये डिटर्मिनेंट इसको हटा देगा और I से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैथ्स में नंबर 1 होता है हमारा, 1 होता है, उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो वही बन जाता है। ऐसे मैट्रिक्स में जो यूनिट मैट्रिक्स है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका भी सेम ही रोल है। ये रिजल्ट हमारे पास आता है। अब ये देखिए एडजॉइंट एडजॉइंट है, एडजॉइंट एडजॉइंट है और इसकी वैल्यू M इनवर्स के इक्वल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो सबसे पहले दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं।
अगर आप चाहें इसको बनाने की सोचते हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं पहले m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये i बन जाएगा आपका, और ये इसका स्क्वायर। थोड़ा और डिटेलिंग में अगर मैं जाता हूँ, ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें और मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो हम निकालना चाहते हैं, इसका डिटर्मिनेंट, तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे इसके लिए। तो ये इनवर्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालें तो ये 1/, ये बन जाएगा। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। इस आई मैट्रिक्स जिसका के ऑर्डर 3 है, ये एक नंबर से मल्टीप्लाई है, ये बाहर आएगा आपके पास, ये क्यूब बन जाएगा। आई का डिटर्मिनेंट है, आप यहाँ से सॉल्व करिए तो आपके पास एम के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आती है। और अगर इस एम के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट बहुत अच्छा आता है कि एम इनवर्स का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू ही आई आ चुकी है। आप चाहें तो आप दोनों साइड एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एम स्क्वायर की वैल्यू आई आ जाती है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एम वाई आ गया है, एम स्क्वायर की वैल्यू आई आ गई है। बारी है एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट भी निकाला जा सकता है। एडजॉइंट ऑफ एम क्या होता है? अगर आप एम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आप एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, एडजॉइंट को, इनवर्स निकल के आ जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो एडजॉइंट ऑफ एम है, जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, यही इसका इनवर्स है। तो आप इसका करना चाहते हैं स्क्वायर, तो बेशक कीजिए आप, यानी इनवर्स का भी स्क्वायर करना चाहते हैं, और हमारे पास रिजल्ट है इनवर्स का स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हम मार्क करेंगे ऑप्शंस बी सी डी। कौन से ऑप्शंस मार्क कर देंगे? हम बी सी डी वाले ऑप्शंस के अंदर मार्क कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमेशा जे एडवांस वाले अच्छा ही क्वेश्चन पूछते हैं, कि यहाँ भी वैसा ही मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में z² + z+1 एक नंबर है, उसका मॉडुलस 1 गिवन है। दुनिया में कोई भी नंबर हो, हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो बातें बहुत इसेंशियल होती है, एक उसका मॉडुलस और एक उसका आर्ग्यूमेंट। इस नंबर के बारे में भी यही बात इन्होंने बता दी। हर नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट एवरी नंबर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट। मतलब r e पावर आयोटा थीटा से हम दुनिया का हर नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। r की वैल्यू 1 है यहाँ पर। अब ये पूछना चाहते हैं कि z के अलग अलग कॉम्बिनेशन के देखो तो क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो बात बताई, और हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ मॉड गिवन है, तो इसके सिर्फ 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में भी आप पहुंच गए हैं, तो कोई डी की कंडीशन भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। तो थीटा कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज, पूरा ओपन है आपके पास। ये पूरा ओपन जो है ये इसको इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन सबसे पहली बात तो बना के दे देगा। तो पहली बात तो डी वाला ऑप्शन ऐसा लगता है। फिर हम 3 ऑप्शंस को देखते हैं, तो सभी जगह मॉडुलस की बात हो रही है। 2 ऑप्शंस में z+½ के मॉड की बात हुई है, और एक ऑप्शन में मॉड z की बात हुई है। अब z+½ कैसे बना होगा, थोड़ा सा अगर आप इसको यूटिलाइज करें कि z² + z+1 आया कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं, आप z+½ का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। तो z² आएगा प्लस 1/4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 3/4 भी लिखना पड़ेगा, ताकि 1/4 एंड 3/4 विल बिकम 1। तो ये डेटा हम इसको लिख सकते हैं। और जैसे मॉडुलस की इनइक्वलिटीज की बात कर रहे हैं, तो हम भी मॉडुलस की जो ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी होती है उसको रिकॉल कर लेंगे और उस फंडे को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या ये उसी से ड्रिवन है या नहीं है। आपने ये डेटा यहाँ पर रखने के लिए 2 बार काम किए। एक तो z1 को आप रखेंगे z+½ का होल स्क्वायर, और जो z2 है आपका वो आप 3/4 रख सकते हैं। तो सेंटर वाला तो आपका वही एक्सप्रेशन है, ये जो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है।
इधर आप जाएंगे तो ये z प्लस हाफ है, स्क्वायर है, मॉड है, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 3/4 का मॉड सेम ही रहेगा। यहाँ आप पहुँचेंगे ये बनेगा z प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 3/4 मॉड। ये जो सेंटर में मॉडुलस लगा है इसकी वैल्यू हमें पता है ये 1 है, सो दिस इज गिवन टू अस। इट इज 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, आप यहाँ पे जाइए, ये आपके पास जो डेटा लिखा हुआ है इसका वैल्यू आपके पास z प्लस हाफ के मॉड का स्क्वायर है और ये 3/4 है। ठीक है, आइए कंपैरिजन करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। मॉड के अंदर भी ये मॉडुलस ही लगे हुए हैं, आप इसको अगर सॉल्व करने जाते भी हैं, होल स्क्वायर है, माइनस 3/4 है, लेसर देन 1 है, ग्रेटर देन -1 है। आ जाइए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं पूरे को क्या बनता है। 3/4 इसमें ऐड होगा तो आपके पास 7/4 आ जाएगा, यहाँ -1/4। मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू -1/4 से हमेशा ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर देयर इज नो नीड टू गेट वरीड अबाउट इट। यहाँ वाले को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो ये z प्लस हाफ जो आपका मॉड आ रहा है इसकी वैल्यू √7/2 से कम आती है। √7/2 की अगर हम थोड़ी वैल्यूज को आइडिया से निकाल के देखें तो ये 1.32 के आसपास है। तो ये एक ऐसे सर्कल की कंडीशन निकल के आ रही है कि z प्लस हाफ आपके सामने लिखा हुआ है, ये किससे छोटा है। तो अगर हम देखें तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर आपके सामने -1/2 है और रेडियस 1.32 के आसपास, एक सर्कल यहाँ पर ऐसा बनने वाला है 1.32 के आसपास। ठीक है, और भी डेटा आएंगे, 2.8 भी आता है लास्ट में। तो यहाँ पर z जो है इसके ऊपर लोकेटेड है। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि z की ओरिजिन से डिस्टेंस कैसी है। ये आपसे पूछा जाता है कि z की ओरिजिन से डिस्टेंस कैसी है। तो अगर आप इसको देखें कि इसकी रेडियस इतनी है यहाँ पर, तो ये इसका जो पॉइंट है ओरिजिन का वो यहाँ पर हो सकता है, z ओरिजिन यहाँ पर है, तो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए भी यही पॉइंट बनता है। तो ये आपका -0.5 है। आप इसके अंदर अगर ऐड करना चाहें, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है आपकी 1.38 है, अगर आप ऐड भी करेंगे तो ये -1.28 के आसपास पहुँचता है। ठीक है, तो ये आपका जो लोकेशन है z का वो यहाँ पर है। लेकिन किसी भी केस में अगर आप देखें तो मॉड z की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी ही आ रही है, बाहर नहीं जाने वाला। यानी ओरिजिन से डिस्टेंस z की अगर आप निकालेंगे कभी भी, तो कभी भी आपकी 2 से ग्रेटर नहीं होगी। तो ये रेडियस इसका है 1.3288, 0.5 सेंटर पर है नेगेटिव वाला। ये फार्थेस्ट वाला पॉइंट भी आपका 0.5 आप इसमें ऐड कर दीजिए ना, आराम से निकल के आ जाता है। ठीक है, तो -1.228 के आसपास आ रहा है। तो ओरिजिन से यही इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है। कंडीशन दी हुई है 2 से छोटा, करेक्ट है, एक्सेप्टेबल। यहाँ आप पहुँचते हैं, इसको आप बना सकते हैं, ये तो 1 था, तो 3/4 यहाँ है, 1 यहाँ पर है, ये 1/4 यहाँ पर आपके पास निकल के आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास डेटा आता है कि इसकी जो मॉड की वैल्यू है वो हाफ से ज़्यादा आएगी। एक अगर कंडीशन आपके पास ये आ गई है, तो z प्लस हाफ के मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ। बी और सी ऑप्शन हम इसके अंदर मार्क कर लें। आई विल टेल यू अनदर सॉल्यूशन आल्सो फॉर दिस क्वेश्चन। आई विल टेल यू द सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मेथड अगर आप इसका देखें तो हमने अभी देखा फर्स्ट वाली कंडीशन में z² प्लस z प्लस 1 है, r है, e पावर आयोटा थीटा है, r की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप e पावर आयोटा थीटा रखें। z जो हम निकालना चाहते हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि क्यों ना हम श्रीधराचार्य को बुला लें, बुला लेते हैं। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप आगे जाएंगे तो ये z प्लस हाफ आपके सामने आ जाएगा और ये प्लस माइनस है, ये अंडर रूट है, अपॉन में 2 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 4e पावर आयोटा थीटा, ये 4 है, यहाँ से आपके सामने -3 आता है, करेक्ट। पूरी क्वेश्चन में पूछा भी हमसे इसी के बारे में जा रहा है। तो आइए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z प्लस हाफ आपके सामने है, ये प्लस माइनस है ही सही, यहाँ पर 2 है। थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको बनाएंगे तो ये बनेगा 4 cos थीटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा साइन थीटा। क्लियर। आप इसका मॉड ले लीजिए, मॉड ले लिया, यहाँ भी मॉड आएगा, हाफ आ जाएगा, पहले से अंडर रूट लगा हुआ है, आप इसका मॉड ले सकते हैं 4 cos थीटा माइनस 3, और यहाँ पर आपके पास है 4 आयोटा साइन थीटा। जब आप इसका ऑलरेडी अंडर रूट तो है ही सही, मॉड की वजह से भी एक अंडर रूट आएगा,
4 cos थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आपके सामने। ये हाफ आपके साथ आता है, एक अंडर रूट पहले से, ये दूसरा अंडर रूट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लेना। 16 cos स्क्वायर थीटा 16 sin स्क्वायर थीटा 16 आ जाता है, यहाँ पर फिर 9 भी आता है, 4 और 3 12 है, 12 का डबल करिए 24 आ रहा है आपके पास। तो ये आपके पास बेसिकली z प्लस हाफ का मॉड आ रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार आप ही मुझे बता दो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कब आएंगी। जब cos थीटा की वैल्यू -1 होगा तो ये -1 इसको ऐड करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू बना देगा। तो आइए हम भी मैक्सिमम वैल्यू बना लेते हैं। हाफ और हाफ पावर है, यानी 1/4 पावर हो चुका है 15, और ये आपके पास कितना 25 आ जाएगा, 16 + 9 और ये +24। इधर आप जाते हैं तो आप मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। मिनिमम में हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सट्रैक्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सब्सट्रैक्ट होना चाहते हैं। हाफ ऑफ पावर है, ये देखिए 25 - 24 आपके सामने है और ये 2 लिखा हुआ है, तो ये तो 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस विल बिकम हाफ, और ये z प्लस हाफ का लोकस आपका इधर से निकाल के देखिए, ये दिस विल बिकम 49। 49 का एक बार रूट लेंगे तो 7 आएगा, फिर 1/2 एक और बार है तो ये आएगा आपके सामने √7/2। क्या आप खुद देख लीजिए, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट जो पहले आया था। मॉड z प्लस हाफ आपके सामने था, हाफ से ग्रेटर था, और जो नेक्स्ट वाला है जो लेसर देन √7/2 है, यहाँ पर भी ये डेटा आपके पास √7/2। क्लियर। और इससे हमने एनालिसिस करके निकाल के दिखाई दिया था आपको कि ये तो एक सर्कल का इंटीरियर पार्ट है जिसका सेंटर -1/2 आता है, रेडियस इसकी 1.37 है, ओरिजिन से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी भी होगी 2 से छोटी ही आएगी। तो बी और सी ऑप्शन हम इस क्वेश्चन के अंदर मार्क करेंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछना। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद 2 मेथड्स। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. x, y, z are positive real numbers and x, y, z are the length of sides of a triangle opposite to the angles capital X, Y, Z. आपको पता होगा कि जो हम ABC कैपिटल ABC लेते हैं उसके सामने की जो साइड से स्मॉल ABC लेते हैं, सेम नोटेशन यहाँ फॉलो किया है, बस ABC को रिप्लेस कर दिया है X, Y, Z के साथ। तो अपने जो भी फॉर्मूलेस वहाँ हुआ करते थे, जैसे tan ऑफ a/2 का फॉर्मूला आपको याद होगा, डेल्टा अपॉन s × s - a, वो सारे फॉर्मूलेस यहाँ वैलिड होंगे। और जो सेमी पेरीमीटर होती है वो सारे लॉजिक्स यहाँ पर वैलिड हैं। बस देखिएगा, tan x/2 को आप लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन s × s - x। अगला वाला आप लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन s अपॉन s - z। ये आपके पास 2i है। x + y + z, ये सेमी पेरीमीटर का डबल 2s हो जाएगा। आप यहाँ से डेल्टा बाई एस कॉमन ले लीजिए और थोड़ा सा इसको फैक्टराइज, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेके, शायद आप पहचान पाएँ कि डेटा कैसा लिखा हुआ है। ये y अपॉन s है, s से s कैंसिल हो जाएगा। और सेमी पेरीमीटर, एवरीवन नो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम का हाफ। ठीक है, तो 2s बन जाएगा x + y + z, और यहाँ जो लिखा हुआ है 2s x - z, this is the value of y. It is delta y upon s minus x and s minus s is equal to y. Clearly we can see that delta gets cancelled out. जीरो तो ऑटोमेटिक ऑब्वियस सी बात है, हो नहीं सकता है। और फिर डेल्टा का जो फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला होता है वो थोड़ा एक बार लगा के देखिए, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था एसओटी के ऊपर। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करके देखेंगे एक बार तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेटा यहाँ भी है, ये डेटा यहाँ भी है, स्क्वायर करेंगे ये बनता है s² से कैंसिल है, यहाँ से sy आता है, s² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास x + z आता है और ये xz है। थोड़ा पहचानिए इन डेटा को, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर। इसको इधर ले आते हैं, s लिखा हुआ है, x + z - y इज इक्वल टू xz। सेमी पेरीमीटर होता है x + y + z/2, और ये है z + x - y × x। क्लियर है, z + x होल स्क्वायर है, -y² है,
सामने 2xz है, आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्लियर है z स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xz गेट्स कैंसिल्ड आउट, ये रिजल्ट आपके पास निकल गया था। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर आप इस रिजल्ट को देखते हैं कि कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, अब तक हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एसओटी का फॉर्मूला होता था tan ऑफ a/2 डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, और ये जो हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था वो लगाया है। बाकी सिंपल मैनिपुलेशन करते हुए यहाँ पहुँच गए। हम क्या देख रहे हैं, x के सामने वाले साइड्स स्मॉल x है, स्मॉल y है, स्मॉल z है, कि एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर करने पर वाई स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करने पर, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर करने पर वाई स्क्वायर आता है। यानी ऑब्वियस सी बात है, पाइथागोरस वैलिड हो चुकी है। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, और ये ट्राइंगल ऐसा नहीं, ट्राइंगल ऐसा है। यहाँ y है आपके पास, ये z है, ये वाला डेटा आपका x है। तो नाउ यू नो दैट कैपिटल Y इज 90, और हम जानते हैं कि कैपिटल X प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 180 आती है। सो क्लियर है, y अगर 90 है तो x प्लस जेड भी 90 आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Y। तो विच ऑप्शन वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग द बी ऑप्शन राइट नाउ। बट ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, तो ए और बी में तो हमने डिसाइड कर लिया है। इस वाले रिजल्ट को अगर आप देखें तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, 0 आना चाहिए था, पीछे एक्जेड लिखा हुआ है, इसके ये नहीं आने वाला है। अब आगे पूछा है आपसे tan ऑफ x/2 बताइए, ये डिसाइड हो गया, ये डिसाइड हो गया, ये डिसाइड हो गया। हम tan ऑफ x/2 का फॉर्मूला भी अगर आप लगाने जाते हैं तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस एक्स। ठीक है, आप अगर देखें ट्राइंगल को ध्यान से वापस से, ये y है, ये a है, और ये y है, ये x है, और ये z है। तो आप एरिया आसानी से लिख सकते हैं, ये x और z है, आप एरिया लिख सकते हैं हाफ इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू जेड, हाफ बेस इंटू हाइट से आपने एरिया लिख दिया। s आपको पता करना है, s कितना होता है, s होता है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, और ये सेकंड वाला जो s है इसको भी आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 एंड माइनस एक्स। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो आसान सवाल था एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आप जाते हैं तो ये डेटा आता है y प्लस जेड माइनस एक्स आता है, तो 2xz आपके पास आता है, ये माइनस एक्स आपका बाहर चला जाएगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आता है। आप इसको ओपन कर दीजिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास एक रिजल्ट है जो पाइथागोरस से आया था, आपने देखा हो तो, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर गिवन है, जो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर गिवन है। दैट मीन्स वाई स्क्वायर को अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर के साथ लिखोगे तो आप जेड स्क्वायर लिख सकते हैं इफ यू नीड इट। बस वही काम मैं कर लेता हूँ। ये तो आपके पास ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं जेड स्क्वायर लिख रहा हूँ। आप देखिए ये है 2xz, यहाँ पर 2z स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या हम इसको सिंपल कर सकते हैं? बिल्कुल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आता है, ये z है और ये y है। तो z अब x अपॉन वाई प्लस जेड, x अपॉन वाई प्लस जेड, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो बी सी आ रहा है, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। L1 L2 बी द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। L1 गिवन है आपके सामने, L2 आपके सामने एक और गिवन है, दो लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में अपने को गिवन है। सपोज एक स्ट्रेट लाइन L है एंड लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 L2, यानी ये जो L1 और L2 जिस प्लेन में है उसके अंदर ये लाई करते हैं, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। थोड़ा ध्यान से देखिए, इन दोनों के ऊपर के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से ये लाइन L पास होता है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक पॉइंट से पास हो रही है 1,0,1, और ये लाइन भी उसी से पास होती है 1,0,1। तो बात बड़ी सिंपल सी है, अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्लियर हो चुका है, L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास 1,0,1 आ चुका है।
क्लियरली ऑब्जर्व करके दे दिया है। जिसमें पता नहीं क्यों जेई वालों ने कैलकुलेशन अवॉइड करवा दी, बस वो चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना स्मार्ट है देख पाए। अब इसके बाद इससे पूछा है कि ये जो लाइन L है बाइसेक्ट करता है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। ये जो L1 और L2 के बीच का जो एंगल है उसके एक्यूट एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। यानी दो लाइंस है आपके पास, एक L1 है और एक L2 है, इनके बीच में जो एक्यूट एंगल है उसको जो बाइसेक्ट करता है और यहाँ से भी ये पास होगा, ये लाइन L है। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है और ये इनको बाइसेक्ट भी करती है। अगर आप देखें कि L1 किस वेक्टर के पैरेलल है तो आप DRS से देख के आइडिया लगा सकते हैं किसके पैरेलल है। अगर आप A2 को देखना चाहें ये किसके पैरेलल होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है एक्यूट है, क्योंकि वेक्टर्स में क्या होता है माइनस का मल्टीप्लाई होते ही वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर ये डायरेक्शन ले रहे हो तो फिर ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। और आप यहाँ पर अगर A1 डॉट A2 करके देखें तो ये -3 +1 एंड +3 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें मिल गई हमें। तो यानी A1 वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, क्योंकि लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल्स होते हैं और हमें यहाँ एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल ही इनका बाइसेक्टर बन पाएगा, तो बनेगा A1A कैप प्लस A2J कैप, A2A कैप। तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स हम यूनिट जो एंगल बाइसेक्टर से वो निकालने की कोशिश करते हैं। I-2J + 3K दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, 6 + 1 + 9 आएगा, 9 + 1 + 1 और सेकंड वाला भी आप बना लीजिए। तो आई एम गेटिंग इट एज -2I -2J + 4K। तो जो लाइन L है इसके DRS आप निकाल के देखिए कितने आएंगे, -2 -2 एंड 4, या फिर आप लिख सकते हैं 1 1 एंड -2। हमें भी ऐसे ही कुछ दिख रहे हैं, ये आप गौर कीजिए। तो आपको पता चल गया कि L और M दोनों की वैल्यू 1 आती है। कंपैरिजन कर लिया, लाइन L के DRS एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोला था वो हमने भी निकाल दिया। तो आपको L और M की वैल्यू पता चल गई। और एक और अच्छी बात है, आप इनको रख दीजिए तो ये बनता है x - α/1, y - α/1, z - γ/-2। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, 0, 1, इससे भी पास होते हैं, आप सेटिस्फाई करिएगा। 1 - है, -1 आता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई गेस वी आर गेटिंग अल्फा एज 2 एंड gamma as we are getting gamma as -1, is it? आप बना के देखिए गामा की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, गामा की वैल्यू -1 आ रही है। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें, अल्फा माइनस गामा, दो ऑप्शंस में सेम डेटा पूछा है और बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस में भी सेम डेटा पूछा है। तो L और M अगर 1 है तो दोनों का समेशन 2 आएगा, डी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो L + M की वैल्यू आप 2 लिख देंगे। यहीं पर अगर आप अल्फा माइनस गामा निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 2 - 1 करते ही 3 बन जाएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग के हम मार्क करेंगे ऑप्शन A एंड B एज एन करेक्ट आंसर। MCQ सेक्शन में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। पूछा जा रहा है कि कौन सी इनइक्वलिटीज जो है वो ट्रू है, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन इस पेपर में पूछा गया है लेकिन एस्टिमेशन पूछा जा रहा है, यानी एक एक ऑप्शन हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर A जो कि 0 से 1 है और यहाँ पर cos x लिखा हुआ है, जैसे नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं तो हम भी वैसे क्या करते हैं, cos x का एक्सपेंशन करने की सोचते हैं कि इसका एक बार एक्सपेंशन करके अगर हम देखें तो क्या डेटा हमारे पास निकल कर आना चाहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, मैं चाहता हूं कि मैं 0 से 1 के अंदर ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है सिर्फ यही ले रहा हूं, और भी टर्म्स में इसके अंदर एडेड हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं जो एडेड होने वाली टर्म्स है और 0 से 1 में बात कर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा पावर्स की आप बात करोगे वो नंबर छोटे होते चले जाएंगे। जैसे x की पावर 6 आएगा वो छोटा ही रहेगा, ये आपकी थोड़ी सी डिसाइडिंग पावर ज़्यादा रहेगी। तो ये जो नंबर आपके आगे आने वाले हैं ये पॉजिटिव थोड़ा सा एडेड है,
हम सिर्फ आगे की 2 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इधर वाला एक्सप्रेशन आपके इस वाले एक्सप्रेशन से ज़्यादा रहेगा। आप यहाँ पहुँचेंगे और आप इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा देखेंगे कि क्या डेटा लिखा हुआ है। आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/2 माइनस 1/8 आता है। वी आर गेटिंग 3/8। सो दिस इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8। करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट। नाउ विल फॉलो द बी। 0 to 1 है, x sin x लिखा हुआ है। अब आई थिंक सबको आइडिया लग गया होगा करना है क्या है। सर sin x का एक्सपेंशन याद कर लेंगे? हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। वी नो दैट जितनी जितनी हायर पावर्स होंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से 1 में है, वो उतनी ही नेग्लिजिबल होगी। तो फर्स्ट 2 टर्म्स अगर आप देखें फिर से इसकी, तो थर्ड टर्म इसके अंदर कुछ एडेड है। अगर मैं सिर्फ पहली 2 टर्म्स अगर इसके साथ लिखता हूं तो इसकी वैल्यू इन दोनों से तो ज़्यादा आती है। तो आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए। 0 से 1 है, यहाँ से एक्स स्क्वायर आता है, x पावर 4 अपॉन 6 लिखा हुआ है। ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, x पावर 5 अपॉन 30, 0 to 1। थोड़ा सॉल्व करिए। 1/3, 1/30, 30, यहाँ से 9, थोड़ा और सॉल्व करिए, 3/10। करेक्ट, बी इज ऑल्सो। तो एक बार अगर अप्रोच हमें एग्जाम में भी पता चल जाए तो आप देखिए एमसीक्यूज में 1 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अब चलते हैं हम आगे वाले की तरफ कि सर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बारे में क्या ख्याल है। सी ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। 0 से 1 इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स है, डी एक्स आपके साथ है। तो पहले था एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, अब है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट सेम ही लगी हुई है अपना। इसी के बाद डी पार्ट भी आएगा जिसमें एक्स स्क्वायर साइन एक्स भी रहेगा। आइए बनाएंगे दोनों डेटास को एक साथ बनाना शुरू कर देंगे। साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे। एक बार अगर हमें अप्रोच पता चल जाए, ये डिपेंड करता है अगर आपने पढ़ते टाइम ये सारे फंडेज मतलब आपने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए। रूटीन क्वेश्चन करना जेईई एडवांस के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता है, और हम वही करते हैं। हम लास्ट वाली 2 टर्म्स को इसके अंदर पिक कर लेते हैं जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल डी एक्स सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 10। 0 to 1 आप रख दीजिए इसके पास। आई एम गेटिंग 1/3 माइनस 1/10, दैट इज 7/30। और यहाँ आप सॉल्व करके देखिएगा इसको। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डी एक्स। तो 0 to 1 है, एक्स क्यूब आता है, एक्स पावर 5 है अपॉन 3 फैक्टोरियल डी एक्स। एक्स पावर 4/4 और एक्स पावर 6 अपॉन 6 आएगा जो 36 बन जाएगा 0 to 1। मैनिपुलेशंस हैं बिल्कुल हैं, पर अगर हमें अप्रोच मिल जाए तो हम एग्जाम ये प्रेफर करते हैं यार चलो ठीक है थोड़ा टाइम लगा लेकिन आंसर आया तो सही। ये 2/9 आ रहा है, ये 7/30 आ रहा है। 2/9 आ रहा है, करेक्ट है। 7/30 आ रहा था, ये हाफ आ रहा है। लेट्स रीचेक द कैलकुलेशन, रीड द क्वेश्चन अगेन। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स पावर 4/4। हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार देख लेते हैं, बाकी नहीं होगा तो वी विल नॉट मार्क दैट ऑप्शन। ठीक है, 1/3 1/10 10 माइनस 3 7/30। तो 7/30 से ज़्यादा होगा, हाफ के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए बी डी इन दिस।